हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजी एडो 24/7। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारे सीयूईटी पीजी 2027 लाइफ साइंस, जूलॉजी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनिट हमारा टेक्निक से। तो टॉपिक होने वाला है आज का हमारा क्रोमैटोग्राफी। सो बेसिकली क्रोमैटोग्राफी का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइफ साइंस, जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन इससे बनता है। तो एक बार इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर। उससे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल और स्टार्ट करते हैं क्रोमैटोग्राफी को। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, ब्लॉटिंग हो, पीसीआर हो, या फिर आपकी क्रोमैटोग्राफी हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, माइक्रोस्कोपी हो। तो ये सारी टेक्निक्स वो हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका क्रोमैटोग्राफी होता है। सो बेसिकली हर एक टेक्निक का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। कोई किसी के बेसिस पे सेपरेशन कर रहा होता है, कोई किसी के बेसिस पे कर रहा होता है। तो अगर हम क्रोमैटोग्राफी की बात करें, सो स्टूडेंट्स, क्रोमैटोग्राफी यहाँ पर सेपरेट करती है मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट्स को। अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल का मिक्सचर है, तो अगर आपको उसे सेपरेट करना है तो आप क्रोमैटोग्राफी का यूज करोगे। इस क्रोमैटोग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कि यहाँ पर दो फेजेस आपको देखने को मिलते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। आपको पता है मोबाइल का मतलब वो होता है जो मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, स्टेशनरी वो होते हैं जो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। तो मोबाइल फेज बेसिकली मूवमेंट शो करता है, स्टेशनरी फेज आपका स्टेशनरी रहेगा, मूवमेंट शो नहीं करेगा। यहाँ पर स्टेशनरी फेज के दो टाइप होते हैं, शीट क्रोमैटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमैटोग्राफी। आपको पता है शीट और कॉलम दोनों ही मूव नहीं कर सकते, तो दोनों ही स्टेशनरी फेज हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी बनती है। शीट के अंदर आपकी पेपर और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी आती है। कॉलम क्रोमैटोग्राफी के अंदर आयन एक्सचेंज, हाई प्रेशर एंड एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी आती है। काफी सारे टाइप्स जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शीट क्रोमैटोग्राफी को अगर देखें, तो शीट में मैंने जैसे कि आपको बोला पेपर क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी आती है। तो चाहे वो पेपर हो या थिन लेयर हो, थिन लेयर के अंदर हम सिलिका शीट का यूज करते हैं बेसिकली। तो ये दोनों ही मूव नहीं कर सकते, तो ये आपका स्टेशनरी फेज हो गया। तो शीट क्रोमैटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज आपका पोलर होता है, वो पेपर भी हो सकता है, वो आपका थिन लेयर मतलब कि सिलिका की शीट भी हो सकती है। मोबाइल फेज में हम यहाँ पर वो मॉलिक्यूल यूज करेंगे जो मूव करता है, जैसे आपका ब्यूटेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है, या फिर आपका एसीटोन हो गया। ये सब मूवमेंट शो करते हैं, मतलब कि मोबाइल फेज होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब है कि यहाँ पर वो मूव करता है, कैपिलरी मूवमेंट होती है जिसके साथ कि अगर आप पेपर पे कुछ रख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेपर है ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेपर, और मैंने इस पेपर के ऊपर कुछ मिक्सचर को रखा और मैंने इसको आधा पानी के अंदर डिप कर दिया। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर पानी पहले इतना मैंने डिप करा है, तो इतना भीगेगा पेपर, लेकिन धीरे धीरे वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और फ्लो करता करता पूरा का पूरा पेपर आपका वेट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल जहां पर आपका ये क्रोमैटोग्राफी वर्क करता है। अभी आप देखोगे भी, तो यहाँ पर टीएलसी के अंदर सॉलिड लिक्विड एंड पेपर के अंदर लिक्विड लिक्विड का आपका इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर एक वर्ड समझिए, रिटार्डेशन फैक्टर, जिसमें 2026 में आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या होती है? तो बेसिकली अगेन ये वाला पेपर है, इसमें मैंने एक इंक की ड्रॉप रखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक इंक की ड्रॉप रखी और मैंने उसे पानी में डिप कर दिया। पानी मतलब आप किसी भी मोबाइल फेज में इसे डिप कर सकते हो। तो मोबाइल फेज में आपने इसको डिप करा। डिप जब आप करोगे तो पानी के साथ साथ जो मैंने इंक की ड्रॉप रखी है वो भी तो फ्लो होकर ऊपर जाएगी ना, वो भी तो ऊपर की तरफ फैलेगी ना बच्चों। तो ऐसे ही वो फैलती है। तो ये बेसिकली ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने पेपर या फिर सिलिका की शीट ले ली, उसके ऊपर आपने एक इनिशियल पॉइंट पे एक मिक्सचर को रख दिया। दिस डॉट इज द मिक्सचर। मिक्सचर आपका कुछ भी हो सकता है जिसको आपको सेपरेट करना है। आपने उस मिक्सचर को यहाँ पर रखा और फिर उसको मोबाइल फेज के अंदर डिप कर दिया। मोबाइल फेज जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये मिक्सचर भी मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, आपको उन्हीं को सेपरेट करना है। तो क्या होगा, जब ये मिक्सचर भी मूव करेगा तो मिक्सचर के कंपोनेंट भी मूव करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट ए था वो 4 सेंटीमीटर तक मूव करा, जो कि ग्रीन कलर से शो हो रहा है ना, कि वो इस तरीके से फैलता हुआ ऊपर की तरफ मूव किया। लेकिन जो कंपोनेंट बी है वो 8 सेंटीमीटर तक मूव करा है स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। सो ए ने आपका 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि बी ने आपका 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब यहाँ पर रिटार्डेशन फैक्टर क्या है?
तो बेसिकली आरएफ वैल्यू आपकी यूनिटलेस होती है, आप इसके आगे कोई भी यूनिट नहीं लगाओगे, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, लीटर कुछ नहीं लगाओगे, यूनिटलेस होती है और हमेशा लेस देन 1 होगी, मतलब कि 1 से कम होगी। आरएफ वैल्यू अगर होती क्या है, बेसिकली अगर मुझे कंपोनेंट ए की आरएफ वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, कंपोनेंट ए ने कितना मूव किया था 4 सेंटीमीटर, तो 4 आप ऊपर लिखोगे, और सॉल्वेंट ने कितना मूव करा जिसमें आपने उसे डिप किया था मोबाइल फेज में, उसने कितना मूव किया, तो आप देखोगे सॉल्वेंट ने 10 सेंटीमीटर तक मूव करा है, तो 10 सेंटीमीटर आप नीचे रख दोगे और इसे डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा। तो आरएफ वैल्यू ए की क्या है, 0.4। सिमिलरली आप बी की भी निकाल सकते हो, बी की निकालोगे 8 सेंटीमीटर तक बी ने ट्रेवल किया है तो 8 ऊपर आ गया, सॉल्वेंट ने 10 सेंटीमीटर किया है तो 10 नीचे आ गया, 0.8 इसका आरएफ वैल्यू आ गई। तो दिस इज योर आरएफ वैल्यू, जहां पर हम ये निकालते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना मूव किया है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, और इसके बेसिस पे आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट शीट क्रोमैटोग्राफी। अब आगे हम चलते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो जैसे कि हमने शीट क्रोमैटोग्राफी में पेपर या फिर सिलिका की शीट ली थी, उस पे हम लोग सेपरेशन करा रहे थे। कॉलम क्रोमैटोग्राफी में हमारा स्टेशनरी फेज कॉलम होता है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करा है। तो स्टेशनरी फेज क्या है भाई, ग्लास या स्टील का कॉलम हो सकता है जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड एडजॉर्बेंट होते हैं। एडजॉर्बेंट मतलब कि अब्जॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एब्जॉर्ब वो होता है कि आपने एक स्पॉन्ज को पानी के अंदर रखा तो उस स्पॉन्ज के अंदर पानी भर गया, मतलब कि उसके अंदर भर गया तो उसने अब्जॉर्ब किया है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के सरफेस पे वो चीज रह जाती है, अंदर अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो उसे हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो सॉलिड लिक्विड एडजॉर्बेंट यहाँ पर होते हैं। मोबाइल फेज यहाँ पर आपका कोई भी हो सकता है जो कि कॉलम के अंदर मूव करेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर सैंपल रखोगे, ऊपर मोबाइल फेज डालोगे तो वो नीचे मूव करके यहाँ पर जो है इस कॉलम के अंदर इकट्ठा होकर सेपरेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी की बात करें, तो जेल फिल्ट्रेशन है मतलब कि हम यहाँ पर जेल का यूज करें, और आपको पता है जेल के अंदर पोर्स होते हैं। आपने अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जेल के अंदर पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स। और पोर्स क्या करते हैं, पोर्स के अंदर हम बेसिकली करते क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल पोर के साइज का है तो वो पोर में रह जाएगा, लेकिन अगर कोई उससे बड़ा है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसे हम मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। देखो कैसे, ध्यान से समझना। जैसे कि मेरे पास एक कॉलम है, इसके अंदर मैंने जेल की बीड्स रखी हुई है, मैंने यहाँ सैंपल डाला, मोबाइल फेज डाला, मोबाइल फेज के थ्रू हमारा सैंपल मूव करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि पोर का साइज अगर छोटा है और मॉलिक्यूल का साइज भी उतना ही है छोटा, तो हमारे जो मॉलिक्यूल है वो इन पोर के अंदर फंसे रह जाएंगे, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर मैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो पोर के अंदर तो फंस नहीं पाएंगे ना, है ना, पोर के अंदर तो नहीं फंस पाएंगे क्योंकि पोर का साइज छोटा है और वो बड़े हैं, तो फंस तो पाएंगे नहीं। वो क्या करते हैं, इस कॉलम में से निकल के नीचे इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहले इल्यूट कौन हुआ, इल्यूट मतलब बाहर आना। तो सबसे पहले इल्यूट हमारा कौन हुआ, जो मॉलिक्यूल हमारे लार्ज साइज के थे। लेकिन जो हमारे छोटे वाले मॉलिक्यूल थे वो हमारे बाद में इल्यूट होंगे, क्योंकि वो हमारी जेल के अंदर एंट्रैप हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम साइज के बेसिस पे मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं कि लार्ज वाले पहले निकल गए और स्मॉल वाले बाद में निकलेंगे। ठीक है, ये होता है आपका जेल फिल्ट्रेशन। आगे चलते हैं, बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की। नाम ही क्या है, आयन, मतलब कि हम यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन करेंगे कि किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव है। यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली हम यहाँ पर एफिनिटी देखते हैं कि एक्सचेंजर के साथ किसकी एफिनिटी ज्यादा है। एक बात समझो यहाँ पर कि अगर मैं एक रूम में हूँ, एक चेयर है, उस चेयर पे अगर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, अगर मुझे पता है कि वो पर्सन मेरे से वीक है तो मैं जाके उसको बोलूंगी अरे अरे उठो, तो वो उठ जाएगा और मैं बैठ जाऊंगी। लेकिन अगर मेरे को पता है कि वो इस पर्सन मेरे से स्ट्रांग है तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगी, है ना, मैं वहां से खुद ही चली जाऊंगी कि भाई इससे नहीं भिड़ना है, मारे गए पकड़ के मुझे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वही बात एफिनिटी की होती है। जैसे कि इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव और येलो वाला ऑलरेडी बैठा हुआ है, लेकिन ये पिंक पॉजिटिव आया और उसने इस येलो वाले को हटा के बाहर निकाल दिया और खुद यहाँ पर अटैच हो गया। सिमिलरली ऐसी कोई नेगेटिव लगा हुआ था, नेगेटिव वाले ने इसको हटाया और खुद बैठ गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ कि इसकी एफिनिटी, पिंक वाले की एफिनिटी येलो वाले से ज्यादा थी, इसीलिए वो यहाँ पर आके बैठ गया। तो एफिनिटी के बेसिस पे हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर दो तरीके के एक्सचेंजर होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक, क्योंकि हमारे पास चार्ज भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उन्हीं के साथ साथ आपके कैटायनिक और एनायनिक होते हैं। जैसे कि कैटायनिक एक्सचेंजर की बात करें
तो कैटायनिक एक्सचेंजर के अंदर आपके एनायनिक बीड्स यूज होती है। एनायनिक मतलब कि नेगेटिव चार्ज की बीड यूज होती है ना। जब आपको पॉजिटिव को अलग करना है तो आपको नेगेटिव बीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर आप एनायनिक बीड को लोगे, तो ये रही हमारी एनायन की बीड। अभी अनायन की बीड होती क्या है? बेसिकली यहाँ पर अनायन की बीड का नाम होता है सीएम सेल्यूलोज। सीएम मतलब कि कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? तो बेसिकली ये हमारी बनी होती है कि सेल्यूलोज के साथ CH2CO नेगेटिव जुड़ा होता है, और यही नेगेटिव चार्ज है जो इसको आयन की पहचान दे रहा है, इसको नेगेटिव दे रहा है। तो सीएम सेल्यूलोज के पास नेगेटिव है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? एनायनिक बीड बोला। अब इस एनायनिक बीड के पास कोई पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ था, तो हमारे कैटायन ने आके इसको हटा दिया, तो ये हमारा रिमूव हो गया है ना। ये तो हमारा ऑलरेडी रिमूव हो गया, सेपरेट हो गया ना, और ये इसके साथ जाके जुड़ गया। तो यहाँ पर बेसिकली बेसिक प्रोटीन का सेपरेशन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ऐसे आप यहाँ पर अनायनिक एक्सचेंजर को देखोगे, अनायनिक एक्सचेंजर के अंदर हम कैटायनिक बीड का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि हमें नेगेटिव को अलग करना है तो हम अब पॉजिटिव वाली बीड लेंगे। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाली बीड है इसका नाम क्या है? यहाँ पर होती है DEAE सेल्यूलोज, मतलब कि डाई इथाइल अमीनो इथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये होती है हमारी पॉजिटिव वाली। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, नेगेटिव को हटा दिया जाएगा और वो खुद यहाँ पर बैठ जाएगा, तो नेगेटिव हमारा रिमूव हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से यहाँ पर इल्यूशन होता है, और ये आपका इल्यूशन का ऑर्डर है कि लार्ज नेगेटिव पहले निकलेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर लार्ज पॉजिटिव। इस तरीके से आपके चार्ज वाले आयंस को हम लोग क्रोमैटोग्राफी के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब अगला टाइप समझते हैं। अगले टाइप पे आओगे, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। जैसे आपने कई सारे मॉलिक्यूल अपने आसपास देखे होंगे जो आपस में बाइंडिंग शो करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि किसी भी रिसेप्टर पे अगर लाइगेंड आ जाता है तो वो दोनों बाइंड कर जाते हैं। ऐसे किसी एंजाइम पे सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है तो वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? बाइंडिंग शो करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जो आपस में बाइंडिंग शो करते हैं, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो समझो कि स्टेशनरी फेज कौन है? हमारा मॉडिफाइड रेजिन। एंड मोबाइल फेज क्या है हमारा? यहाँ पर लिक्विड। तो टारगेट मॉलिक्यूल कौन सा है? जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ एफिनिटी शो करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, रिसेप्टर लाइगेंड के साथ, लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट के साथ। सबको पता है ना लेक्टिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है। तो लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट के साथ, बायोटीन एविडिन के साथ, निकल का मेटल पॉलीहिस्टिडीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग शो करता है, एफिनिटी शो करता है। तो जैसे कि आप ये मानो कि एक मिक्सचर में मेरे पास स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल वाली शेप के है, लेकिन जो हमारे अंदर है वो स्क्वायर शेप के ही है। तो स्क्वायर शेप तो इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, लेकिन हमारा सर्कल और ट्राइंगल तो इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकी शेप स्क्वायर वाली है। तो स्क्वायर वाले तो बाइंड कर गए, लेकिन सर्कल और ट्राइंगल बाहर निकल गए। तो यहाँ पर हम सेपरेशन कैसे करते हैं कि जो एफिनिटी शो करते हैं वो तो बाइंड कर जाएंगे, और जो एफिनिटी शो नहीं करते वो सारे बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सेपरेशन हो जाता है एफिनिटी वाले मॉलिक्यूल्स और विदाउट एफिनिटी वाले मॉलिक्यूल्स का। तो दिस इज नोन एज आपकी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज योर रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज आपका होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होता है बेसिकली। इस हाइड्रोफोबिक के पास काफी सारी एल्काइल चेन्स होती हैं। क्या होती हैं? एल्काइल चेन्स होती हैं। लेकिन जो मोबाइल फेज है वो आपका कैसा होता है? पोलर, जो यहाँ पर बह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, कि मतलब कि अगर कोई नॉन पोलर है तो उसके साथ नॉन पोलर इंटरेक्शन करेगा, और पोलर के साथ पोलर इंटरेक्शन करेगा। अब एक बात देखो, स्टेशनरी फेज कैसा है हमारा? नॉन पोलर है। तो जो हमारे पास मिक्सचर में नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे वो तो जाके इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, लेकिन पोलर वाले तो नहीं कर पाएंगे, है ना। नॉन पोलर पोलर से थोड़ी बाइंड कर जाएगा, तो पोलर वाला हमारा पहले इल्यूट हो जाएगा और नॉन पोलर वाला हमारा यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, तो ये बाद में इल्यूट होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मिक्सचर में से नॉन पोलर और पोलर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्रोमैटोग्राफी एंड आई होप कि आपको ये एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप और अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी, चारों के बैचेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा महापैक्स भी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। एंड यहाँ पर एक और है जो है महापैक, वो भी ऑल इन वन महापैक, जहाँ पर आपको लाइफ साइंस
ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम 4 पेपर कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, तो इनका सिलेबस क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो यहाँ पर आप ऑल इन वन महापैक भी ले सकते हैं। सिंपल सा आपको करना है, डायरेक्टली आपको मुझसे कनेक्ट करना है, मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगी एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज़ अ कूपन कोड फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहली बात, डू सब्सक्राइब द चैनल और ऐसे ही सच वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे आती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव बच्चों।